डेली एडिटोरियल एनालिसिस बाय पेनिशिया आईएस। आज का हमारा टॉपिक है ऑफेंडर वर्सेस ऑफेंस और ये आर्टिकल द इंडियन एक्सप्रेस में पब्लिश हुआ था। ये आपके जीएस पेपर 2 के इन सब टॉपिक्स को कवर करता है। वेलफेयर स्कीम्स फॉर वल्नरेबल सेक्शंस ऑफ पॉपुलेशन बाय द सेंटर एंड स्टेट्स and the performance of these schemes, mechanisms, laws, institutions and bodies constituted for the protection and betterment of these vulnerable sections। तो चलिए हम अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो कॉन्टेक्स्ट। ये आर्टिकल डील करता है इश्यू ऑफ जुवेनाइल डेलिक्वेंसी से, मतलब बच्चों द्वारा किए जा रहे क्राइम से, और ये सजेस्ट करता है कि ये जो राइजिंग क्राइम्स हैं जो बच्चों द्वारा किए जा रहे हैं, जुवेनाइल द्वारा किए जा रहे हैं, उसके लिए हमें ज़रूरी है कि हम अपने जुवेनाइल जस्टिस एक्ट और इंडिया के क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में रिफॉर्म करें। तो इंडिया के क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में क्या क्या इंक्लूड होता है? हमारे कोर्ट्स इंक्लूड होते हैं, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज इंक्लूड होती हैं जैसे पुलिस, और प्रिजन्स इंक्लूड होते हैं। तो हमें ज़रूरत है कि हम इन सब पे रिफॉर्म्स करें ताकि हमारे यहाँ जो जुवेनाइल डेलिक्वेंसी का इशू बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है वो सब एड्रेस किया जा सके। तो इसका बैकग्राउंड यही है कि सुप्रीम कोर्ट ने नवंबर 16 को कथुआ रेप मर्डर केस में बोला कि जो जुवेनाइल डेलिक्वेंसी से रिलेटेड राइजिंग रेट हमें मिल रहा है वो एक मैटर ऑफ कंसर्न है और उसके लिए हमें इमीडिएट अटेंशन और इमीडिएट एक्शन लेने की ज़रूरत है। तो नेक्स्ट अब हम देखते हैं कि आर्टिकल में ऑथर ने क्या क्या एंगल्स दिए हैं या क्या क्या डायमेंशंस को कवर किया है। सबसे पहले रिफॉर्मेशन की बात करी है। ये एक स्कूल ऑफ थॉट है हमारे कंट्री में जो बिलीव करता है कि चाहे जितना भी हीनियस क्राइम क्यों ना हो, चाहे वो रेप हो या गैंग रेप हो, ड्रग पेडलिंग हो या इवन मर्डर हो, लेकिन अगर एक्यूज्ड हमारे जुवेनाइल हैं यानी एक सर्टेन एज ग्रुप के नीचे हैं तो हमें उनको ट्रांसफॉर्म करने की ज़रूरत है, उनका रिफॉर्मेशन करने की ज़रूरत है, ना कि उनको सज़ा देने की ज़रूरत है। तो ये हमारा स्कूल ऑफ थॉट है जो रिफॉर्मेशन से डील करता है। फिर ऑथर का ये भी कहना है कि आजकल जिस तरीके से ब्रूटल और हीनियस क्राइम के केसेस हमको देखने को मिल रहे हैं जुवेनाइल द्वारा जो किए जा रहे हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो हमारा जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2015 जो हमारी कंट्री का लीगल फ्रेमवर्क है इस इश्यू से रिलेटेड, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो अपने ऑब्जेक्टिव को ही सर्व नहीं कर पाया है। हमें इस पर दोबारा सोचने की ज़रूरत है। और दूसरा इम्प्रेशन ये भी है कि जो इस एक्ट के तहत लीनियंसी दिखाई गई है कि हमें रिफॉर्मेशन की ज़रूरत है ना कि पनिशमेंट की, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि इसकी वजह से जो हमारी कंट्री के जुवेनाइल्स हैं, जो हमारी कंट्री के चिल्ड्रन हैं इस एज ग्रुप में, वो ज़्यादा से ज़्यादा क्राइम करने में इंडल्ज कर रहे हैं क्योंकि उनको सज़ा का कोई डर ही नहीं रह गया है। तो ये एक एंगल ऑथर ने दिया। इसके अलावा इसमें एक पॉइंट और ऑथर ने कहा कि जो बच्चे लॉ के साथ कॉन्फ्लिक्ट में हैं या फिर जो भी जुवेनाइल ऑफेंडर हैं, अब से हम अपने डिस्कशन में इनको जुवेनाइल ऑफेंडर रेफर करेंगे, वो क्योंकि उनका एक्सपोजर बचपन से ही पॉवर्टी और वायलेंस से होता आया है, इसलिए भी वो इस तरह के क्राइम की तरफ चले जाते हैं। दूसरी बात ऑथर ने इसी पॉइंट में ये भी कही है कि अगर कोई जुवेनाइल इस तरह के क्राइम करते हुए पकड़ा भी जाता है तो उनको पुलिस को हैंडल करने में बहुत अनईजीनेस होती है लोगों में, अपने बच्चों को पुलिस में रखने में, जेल में रखने में, क्योंकि वहाँ पे भी कस्टोडियल वायलेंस, अब्यूज़, टॉर्चर ये इतना रैम्पेंट है, अंडर ट्रायल्स का रेट बहुत ज़्यादा है कि बच्चों का रिफॉर्मेशन होना बहुत मुश्किल है। अगर वो इस तरह के क्राइम करते हुए पाए भी गए तो उनको पुलिस कस्टडी में देने से लोग कतराते हैं। इसलिए हमें ज़रूरी है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो प्रकाश सिंह केस में 2006 में डायरेक्शंस दिए थे पुलिस रिफॉर्म से रिलेटेड, उनको हम इम्प्लीमेंट करें ताकि हमारी पुलिस वायलेंस, अब्यूज़, टॉर्चर के लिए ना जानी जाए। तो अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन प्रकाश सिंह केस में क्या थी। तो सबसे पहले तो इसमें 7 डायरेक्टिव्स दिए थे सुप्रीम कोर्ट ने, जिसमें सबसे पहला था कि एक स्टेट सिक्योरिटी कमीशन को कॉन्स्टिट्यूट किया जाएगा जो ये इंश्योर करेगी कि स्टेट गवर्नमेंट अनवारंटेड इन्फ्लुएंस या प्रेशर पुलिस पे ना एक्सरसाइज करे और एक ब्रॉड पॉलिसी फ्रेमवर्क ले डाउन करे और पुलिस के परफॉर्मेंस को भी इवेल्युएट करे। अगला पॉइंट इसमें ये था कि मेरिट बेस और ट्रांसपेरेंट अपॉइंटमेंट होना चाहिए डीजीपी का, और उनके टेन्योर को 2 इयर्स के लिए फिक्स रखना चाहिए। और भी जो पुलिस ऑफिसर्स हैं अगले पॉइंट में, जैसे कि एसपी हैं या एसएचओ हैं, उनके लिए भी हमें सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर एश्योर करना है और इन्वेस्टिगेशन और लॉ इन्फोर्समेंट फंक्शंस को हमको सेपरेट करना है।
जो और 3 डायरेक्टिव्स हमारे बचे वो ये है कि एक पुलिस एस्टैब्लिशमेंट बोर्ड एस्टैब्लिश किया जाए जो कि डीएसपी और उसके नीचे की रैंक के नीचे के ट्रांसफर्स, पोस्टिंग, प्रमोशन और ये जो भी सर्विस रिलेटेड मैटर्स हैं उनको डिसाइड करें, और डीएसपी और उसकी रैंक के ऊपर जो मैटर्स हैं पोस्टिंग और ट्रांसफर से रिलेटेड उनको रेकमेंड करें। और एक पुलिस कंप्लेन अथॉरिटी भी बनाई जाए स्टेट लेवल पे, और एक नेशनल सिक्योरिटी कमीशन बनाया जाए सेंट्रल लेवल पे। तो ये सारे डायरेक्टिव्स थे जो सुप्रीम कोर्ट ने प्रकाश सिंह केस में दिए थे। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा हम समझ लेते हैं कि जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2015, इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड हम समझ लेते हैं। तो सबसे पहले तो ये यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन राइट्स ऑफ चिल्ड्रन, जिसको इंडिया ने रेटिफाई किया था दिसंबर 1992 में, उसके ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने की कोशिश करता है। इसमें प्रोसीजरल सेफगार्ड दिए गए हैं उन बच्चों के लिए जो इन कॉन्फ्लिक्ट विथ लॉ पाए गए हैं, और इसमें एडिशनल फीचर्स भी हैं जैसे कि अडॉप्शन प्रोसेस में हो रहे डिले को एड्रेस करता है ये, पेंडेंसी ऑफ केसेस जो कोर्ट में बहुत ज़्यादा है उसको देखता है, और इंस्टीट्यूशंस की अकाउंटेबिलिटी एस्टैब्लिश करता है। अगली बात ये भी है इस लॉ के अंदर कि जो भी चिल्ड्रन 16 टू 18 एज ग्रुप के हैं जो ऑफेंडर हैं उनके बीच में जो क्राइम रेट बढ़ रहा है उनको भी देखता है। और ये एक्ट हमारा 2015 में आया था, 16 में इन्फोर्स हुआ था, और इसने रिपील किया था जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2000 को। तो अब इसके कुछ हम की प्रोविजंस देख लेते हैं। सबसे पहले तो इसमें एक नॉमेनक्लेचर पे चेंज किया गया है, जुवेनाइल वर्ड को हटा के चाइल्ड वर्ड इंक्लूड कर दिया गया है। बहुत सारी डेफिनेशंस डाल दी हैं ताकि कोई एम्बिग्यूटी ना रहे, जैसे कि ऑर्फन, अबैंडन्ड, सरेंडर्ड चिल्ड्रन, पेटी, सीरियस, हीनियस क्राइम, इन सब की डेफिनेशन डाल दी गई है। जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड और चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के पावर्स, फंक्शंस और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को क्लियरली बताया है। और इसमें नए ऑफेंसेस जो चिल्ड्रन द्वारा कमिट किए जाते हैं उनको भी इंक्लूड किया गया है जो कि और किसी लॉ में कवर नहीं है। और पेनाल्टीज़ का भी इसमें क्लॉज है उन लोगों के लिए जो चिल्ड्रन को नार्कोटिक सब्सटेंस ऑफर करते हैं या उनका अबडक्शन करते हैं या सेलिंग और परचेजिंग ऑफ चाइल्ड में इंडल्ज करते हैं। इसमें मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन ऑफ चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस, इसका भी एक क्लॉज है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट द्वारा एस्टैब्लिश्ड इंस्टीट्यूशंस हो चाहे वॉलेंट्री या एनजीओ ऑर्गेनाइजेशंस हो। तो अब हम वापस चलेंगे अपने आर्टिकल की तरफ और देखेंगे राइटर के क्या पॉइंट्स हैं और उनका क्या व्यू पॉइंट है इसमें। तो सबसे पहले उन्होंने बताया इंडिया के लीगल फ्रेमवर्क के बारे में जो कि जुवेनाइल डेलिक्वेंसी के इश्यू से डील करता है। तो जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट जो है वो एक ब्लैंकेट बैन लगा देता है क्रिमिनल कोड की पावर के अंदर, ताकि वो कोई भी ऐसे व्यक्ति जो एक एज के नीचे हैं, चाहे उसने जो भी क्राइम किया हो, उसको ना तो ट्राई करेंगे और ना ही पनिश करेंगे। तो सबसे पहले ये एक्ट क्रिमिनल कोड्स पे एक ब्लैंकेट बैन लगा देता है कि आप जुवेनाइल्स को ना ट्राई करेंगे ना पनिश करेंगे। पर ऑथर ने अगला क्वेश्चन पोज किया है, क्या ऐसा व्यक्ति जो भले ही एज से कम हो लेकिन उसके अंदर इतनी मेच्योरिटी हो समझने की कि वो जो एक्ट कर रहा है वो गलत है और उसके सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, तो क्या हमें तब भी उसके एक्शन पे ब्लैंकेट इम्यूनिटी लगाने की ज़रूरत है? तो सिर्फ इसलिए क्योंकि वो एक सर्टेन एज ग्रुप से नीचे है, तो ऑथर ने एक ये आर्ग्यूमेंट सामने रखा है इसमें। तो अगर हम अभी अपना एग्जिस्टिंग लॉ के बेसिस पे इस बात को आंसर करने की कोशिश करें तो यही होगा कि अगर कोई भी जुवेनाइल क्राइम करते हुए पकड़े गए, चाहे वो कितना भी हीनियस क्राइम क्यों ना हो, तो उनको एक चाइल्ड फ्रेंडली इंक्वायरी कराई जाएगी उनकी जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के द्वारा, और उनका रिफॉर्मेशन होगा 3 साल में मैक्सिमम एक करेक्शनल होम में। बस यही है, चाहे आपने कितना भी हीनियस क्राइम किया हो। अब इस ब्लैंकेट बैन वाले क्लॉज को दिल्ली गैंग रेप, निर्भया कांड जो कि हमने बहुत सुना, उसमें निर्भया के पेरेंट्स ने भी सुप्रीम कोर्ट में इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को चैलेंज किया था जुवेनाइल जस्टिस एक्ट ऑफ 2000 के अंदर जो ये प्रोविजंस था उसको। तो अब हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में के पर्सपेक्टिव से अगर हम इंटरप्रेट करते हैं तो क्या होगा। सबसे पहले तो कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रॉपरली डिफरेंशिएट किया है एग्जीक्यूटिव को, लेजिस्लेचर को, जुडिशरी को। तो आप ये समझिए कि लेजिस्लेचर का काम है लॉ बनाना, तो यहाँ इन्होंने लॉ बना दिया जुवेनाइल जस्टिस एक्ट। जुडिशरी का काम है उस लॉ पे एजुडिकेट करना, अगर कोई भी पीनल ऑफेंस उनको मिला, कोई भी क्रिमिनल ऑफेंस का केस उनके पास आया, तो जुडिशरी का काम क्या है,
उनका काम ये है कि वो सेंटेंस अवॉर्ड करेंगे डिपेंडिंग अपॉन नेचर एंड ग्रेविटी ऑफ द ऑफेंस। और जुडिशरी का काम ये भी है कि वो ये भी एसेस करेंगे कि जिसने ये क्राइम किया है क्या उसके पास एक सफिशिएंट मेच्योरिटी थी इस बात को समझने के लिए, क्या उसके पास इतना दिमाग था कि वो समझ सके कि भाई हम जो कर रहे हैं वो गलत है, इसके बहुत सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। तो ये भी असेस करना जुडिशरी का काम है, ये भी जुडिशियल फंक्शन है और ये भी मेंशन है आईपीसी के में और कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर में। तो ये दोनों लॉज के अंदर ये भी मेंशन है कि ये एक जुडिशियल फंक्शन है। तो सुप्रीम कोर्ट का कहना ये था कि पार्लियामेंट ने जो इस तरह का लॉ बना दिया है जिसमें जुडिशियल फंक्शन इम्प्लीमेंट करने से जुडिशरी को रोका जाए, वो कोई भी उस तरह के लॉज जो हैं वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल होंगे और पार्लियामेंट ऐसे में मुद्दों पे लॉ नहीं बना सकती। तो इसी अगर आर्ग्यूमेंट के साथ हम देखें तो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट जो 2000 वाला है वो क्रिमिनल कोड को डिप्राइव कर देता है 18 इयर्स के नीचे वाले हीनियस ऑफेंडर्स को ट्राई पनिश प्रोसिक्यूट करने से, भले ही जुडिशरी ने ये स्टैब्लिश कर लिया हो कि उस ऑफेंडर के पास सफिशिएंट मेच्योरिटी थी जब उसने क्राइम किया ये जज करने के लिए कि उसका नेचर और कॉन्सिक्वेंसेस क्या होने वाला है। तो अगर इस तरह का लॉ बना दिया गया तो ये एक तरह से जुडिशियल फंक्शन पे एनक्रोचमेंट होगा और वो लॉ अनकॉन्स्टिट्यूशनल पाया जाएगा। तो इसलिए ये लॉ रिपील कर दिया गया। करंट जुवेनाइल एक्ट भी जो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट भी जो 2015 में बना उसमें भी यही प्रॉब्लम है, ब्लैंकेट बैन है, एक एज के नीचे आप ट्राई नहीं कर सकते, क्रिमिनल कोर्ट्स ट्राई नहीं कर सकते ऑफेंडर्स को। फर्क सिर्फ इतना है कि अगर 2000 वाले एक्ट में ये एज 18 थी तो अब ये एज 16 हो गई है, बस यही फर्क है। तो फिलहाल इसका एक इंटरप्रिटेशन राइटर ने अपने पर्सपेक्टिव से देने की कोशिश की है और उन्होंने एक छोटा सा कंक्लूजन भी प्रोवाइड किया है। वो ये कहना चाहते हैं कि जुवेनाइल जस्टिस एक्ट जो हमने बनाया उसका फंडामेंटल प्रमाइस या उसका हार्ट एंड सोल या उसका क्रक्स या उसका फाउंडेशन ये था कि जो भी जुवेनाइल ऑफेंडर्स होते हैं, जो एक सर्टेन एज ग्रुप के नीचे के लोग जो क्राइम करते हैं उनके पास सफिशिएंट मेच्योरिटी नहीं होती, इसलिए हमें उनको कोर्ट के पास नहीं भेजना चाहिए, उनको ट्राई नहीं करना चाहिए, पनिश नहीं करना चाहिए, रादर उनका रिफॉर्म और रिहैबिलिटेशन करना चाहिए ताकि उनके अंदर वो मेच्योरिटी डेवलप हो सके। तो ये उस आर्टिकल का फंडामेंटल प्रमाइस है जिस पे वो बनाया है, ये उसका फाउंडेशन है। तो राइटर ने ये भी पूछा कि अगर ये उसका फाउंडेशन है कि उसके पास मेच्योरिटी नहीं है इसलिए हम उसे रिफॉर्म करें, या वो बच्चा है इसलिए हम उसे रिफॉर्म करें, तो इसका उल्टा भी तो ट्रू होना चाहिए। इसका उल्टा ये है कि अगर वो भले ही एज से छोटा है लेकिन अगर उसके अंदर इतनी मेच्योरिटी है कि वो अपने क्राइम को समझ सकता है, ये समझ सकता है कि उसके एक्शंस का इम्पैक्ट क्या होगा, तो हम फिर और गिल्टी भी पाया जाता है तो हमें उस व्यक्ति को जो भले एज से कम है हमें उसको ट्राई भी करना चाहिए, प्रोसिक्यूट भी करना चाहिए और पनिश भी करना चाहिए। तो इसलिए राइटर ने इस ब्लैंकेट इम्यूनिटी जो कि क्रिमिनल कोर्ट्स पे या पूरे क्रिमिनल प्रोसेस पे एस्टैब्लिश करी है इस एक्ट के थ्रू, इसको बिल्कुल सही नहीं माना है। उन्होंने बोला है इसको चेंज होना चाहिए। एज अलोन कैनॉट बी अ फैक्टर इन डिसाइडिंग वेदर अ पर्सन इज एन ऑफेंडर और नॉट। तो रादर उन्होंने बोला कि हम इसे केस बाय केस बेसिस पे डील करें और देखें कि जो हमारे ऑफेंडर्स हैं उनके अंदर इतनी मेच्योरिटी थी कि नहीं थी। तो ये पूरा हमारे आर्टिकल का डिस्कशन हो गया। अब हम चलते हैं मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन में। चिल्ड्रन इन कॉन्फ्लिक्ट with law are already victims of circumstances and need reformation, not punishment. In light of this statement, you have to discuss the reforms needed in India's criminal justice system by dealing with child offenders. तो criminal justice system में जो stakeholders हैं आप उन्हें सीधे mention कर दीजिएगा। सबसे पहले courts हैं, prisons हैं, law enforcement agencies हैं या फिर पुलिस हैं, तो आप उनके बारे में लिखिएगा कि हर जगह हमको हर डोमेन में हमें क्या रिफॉर्म की ज़रूरत है जब हम चाइल्ड ऑफेंडर से ट्रीट करते हैं। और ये हमारा प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हमारे डिस्कशन पे ही बेस्ड है, सिंपल सा क्वेश्चन है, आप इसे ट्राई करिएगा और इसका आंसर आपको नेक्स्ट एडिटोरियल एनालिसिस में मिलेगा, इसलिए स्टे ट्यून विद अस एंड आई होप यू लाइक द डिस्कशन, इट हेल्प यू इंक्रीज योर नॉलेज बेस. So I thank you very much for watching this video. Keep studying and all the very best.